पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन? 8? 8 नहीं है, 3 तो हो चुका है ना। चुनाव सुधार के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन में अनेक प्रावधान हैं। किंतु आज भी भारत में चुनाव सुधार चुनौतीपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? प्रश्न के 3 पार्ट हैं। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में अनेक प्रावधान है। क्या प्रावधान है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, आज भी भारत में इलेक्शन रिफॉर्म चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यह जो प्रश्न है ये 3 भागों में टूट जाएगा। क्लियर? हम सबसे पहले फर्स्ट पैरे की बात करेंगे। जन अधिनियम के अनेक प्रावधान है। जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। चुनाव सुधार के लिए एक मिनट। निष्पक्ष चुनाव हमेशा निष्पक्ष चुनाव एवं चुनावी परिणाम के प्रति विश्वसनीयता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए चुनाव सुधार के संबंध में गोस्वामी समिति, सारी बातें, इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्र राष्ट्रीय आयोग के साथ
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 प्रबल दिया गया। निष्पक्ष चुनाव में चुनावी परिणाम के प्रति विश्वसनीयता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। इसे चुनाव सुधार के संबंध में गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, राष्ट्रीय आयोग के साथ जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 पर बल दिया गया। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और लिखेंगे, देखो आप चलें, हो गया। अब देखो आप सारी समितियों की बात करें, हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे लिखेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अनेक प्रावधान हैं। जैसे नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति सरकारी कंपनी या सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति सरकारी कंपनी या सरकार के द्वारा लिए गए कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, यदि निर्वाचित सदस्य चुनावी खर्च विवरण यदि निर्वाचित सदस्य चुनावी खर्च विवरण चुनाव आयोग को न दे तो उसका चुनाव उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हम तीसरी चीज बात करें, प्रत्याशियों को अपनी शैक्षिक आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा। अपनी शैक्षिक आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा। अगली बात, 2 वर्ष से अधिक की सजा पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। सजा पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की बात करें। अगली बात, चुनाव के विभिन्न चरणों के दौरान एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं होगा।
क्लियर? चलें नंबर 5, चुनाव के विभिन्न चरणों के दौरान एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं होगा। हम जब थर्ड पैरे में आएंगे, हमेशा फिर भी चुनाव सुधार आज भी चुनौतीपूर्ण है। फिर भी क्यों है? नंबर 1 की बात करें, चुनाव सुधार के प्रति दलों में असहमति। तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी। पहली बात। नंबर 2 की बात करें, इस अधिनियम के संबंध में लोगों में जागरूकता का अभाव। इस अधिनियम संबंध में लोगों में जागरूकता का अभाव। हमेशा इस अधिनियम के संबंध में लोगों में जागरूकता का अभाव तथा सुधार के लिए विभिन्न समितियों का गठन। विभिन्न समितियों का गठन, किंतु उनके क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता। इनके के प्रति उदासीनता। तीसरी चीज, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दंडनीय अपराध घोषित न होना। ठीक है। नंबर 3 की बात करें, चुनाव उल्लंघन का दंडनीय अपराध घोषित न होना। न होना। नंबर 5 की बात करें, राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव। लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव तथा
राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी खर्च का सही विवरण न देना। विवरण न देना चुनौतीपूर्ण क्यों है? हम बात करें और ये बात है। अगली चीज नंबर 5, नहीं लिख पाए क्या? हो गया। हम नंबर 5 की बात करें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अपराधी पुलिस एवं भ्रष्ट प्रशासकों के गठजोड़ को तोड़ने में विफल है तथा प्रत्याशियों द्वारा अपराधियों का सहयोग लेना। ये सारी बातें करने के बाद अगले पैरे में आएंगे। ऐसी स्थिति में हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में अधिनियम पूर्णतः सफल नहीं है। क्यों नहीं है? ये करने के बाद अगले पैरे में आएंगे, 4th पैरे में। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है क्या आवश्यक है? नंबर 1 की बात करूं, चुनाव अभियान के बीच सांप्रदायिक या जाति भेदभाव फैलाने पर सांप्रदायिक या जाति भेदभाव फैलाने पर सजा का प्रावधान। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह दंड का प्रावधान और चुनाव लड़ने पर पूर्णतः रोक लगा दिया जाए। हमेशा अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। प्रतिबंध तथा टिकट देने वाले दलों पर प्रतिबंध का प्रावधान। मतलब जो अपराधी चुनाव लड़ उसको बैन तो करो ही, और जो पार्टियां उन्हें टिकट दे रही उनको भी बैन कर दो आप। हमेशा हाँ, हाँ,
बैन किया नहीं जाता। अपराधी कहाँ हो तो भी चुना, पूरा पूरा। इसीलिए सुझाव दिया जा रहा है ना। हाँ हाँ, वही तो, और क्या। पूरा चुनाव जाति धर्म के नाम पर तो हो रहा है। तीसरी चीज बात करें, आज मैं देख रहा था कि कोई पार्टी 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। कितना? लालू जी की पार्टी ने। वो तो संभव नहीं है। और 1 लाख रुपया प्रत्येक को देंगे। कहीं मैं पढ़ रहा था, 1 लाख रुपया प्रत्येक महिला को देंगे तो जानते हो कितना होगा? लगभग 80 लाख करोड़। नहीं नहीं, 80 लाख करोड़ का बजट बनाना होगा, जबकि भारत में वर्तमान में जो बजट है 40-42 लाख करोड़ का है। हाँ, लाख का सोचो, 1 साल का पूरा बजट बनता है। अब वो कितना खर्च होगा? 80 लाख करोड़ बजट का दूना। इसका मतलब जानते हो क्या चीज है? भारत की पूरी प्रॉपर्टी बेच देंगे तो एक ही साल दे पाएंगे वो। तो हाँ हाँ हाँ। देखो एक चीज बताएं, बेरोजगारी बढ़ना तय है, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि अब शिक्षकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले लोग पढ़ते कम थे, और पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और फ्यूचर में और बढ़ेगा, क्योंकि तकनीक का प्रयोग लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता है। दूसरी चीज, यहां स्वरोजगार को रोजगार में रख माना ही नहीं जाता। दिक्कत तो ये है। और सरकारी जॉब के प्रति रुझान क्या आज भी ज्यादा है। ये बढ़ेगा। कोई सरकार, आप कितने 30 लाख रोजगार दे दोगे, और कितनी बेरोजगारी है? 20 से 30 करोड़ तो लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख से क्या होगा? ये जानती हो चीजें। सभी को रोजगार देना, जब तक स्वरोजगार की बात नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी खत्म होने वाली। हाँ हाँ। 2 लाख? अच्छा, बहुत ज्यादा है ये तो। 2 लाख इतना तो नहीं सुनने में आया। हो सकता है। हाँ 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 हाँ। वही करता है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। खत्म हो जाए। बहुत कम बढ़ेगी। हम्म। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। और स्किल डेवलपमेंट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। एक बेहतर रिसोर्स क्रिएट हो ही नहीं पा रहा है। इंडिया में एक समस्या ही है। और मैंने एक चीज कहा कि जितने बेरोजगारी, दुनिया की कोई सरकार बेरोजगारी को जीरो नहीं कर सकती। क्योंकि तकनीक का प्रयोग लगातार क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा। अच्छा, फिर मैं कहना, यदि आप बड़े पैमाने पर जॉब दोगे ना, बहुत ज्यादा, ये लोग इकोनॉमी पर बोझ बन जाएंगे, और सरकार की बचत जीरो हो जाएगी। तो विकास परियोजनाओं पर क्या पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये फ्यूचर में होगा। आज ये तो ऐसे ही हुआ कि हम, हमारे पहले जमीन 100 बीघे, अब बेच बेच कर हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक समय ऐसा होगा कि हम भूमिहीन हो जाएंगे। उसका बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता।
सिंपल, देखो एक चीज है, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप कुटीर उद्योगों को प्रमोट करो आप, और सरकार उनका एक मार्केट क्रिएट करे। सरकार क्या काम करे, उनके मार्केट को और कंपनियों के साथ क्या करे, एग्रीमेंट करे, बड़ी कंपनियों के साथ। ग्रामीण स्तर में छोटे छोटे उद्योग को क्रिएट करो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ, पहली बात। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करो आप, सारी बातें। और उनका बाजार बड़ी कंपनियां हो, और बड़ी कंपनियां उनके उत्पाद को कच्ची माल के रूप में यूज करें, और तब करेंगी जब उनको टैक्स में रिबेट दोगे आप। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, नहीं हो पा रही। उसका मैंने क्या काम किया, उसका मैं वही कहना चाहता हूं। अभी नहीं मिलेगा तो मार्केटिंग किसे कहो, तो हार्पिक से एग्रीमेंट करें कि भाई तुमको टैक्स में रिबेट देंगे, तुम इनकी लो, इनके उत्पादों की ब्रांडिंग करो, आप बेचो। इनको आप क्या करो, एक न्यूनतम कीमत दे दो, लागत के साथ न्यूनतम प्रॉफिट आप इनको दे दो। हाँ हाँ हाँ, ये हम्म, नहीं, देखो मार्केटिंग में जो उतरा वहां एथिक्स तो की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। इसका मैंने कहा सोल्यूशन यही है कि आप उन कंपनियों को रेगुलेट करो, पहली बात। मैंने कहा था एसएसजी के संबंध में पढ़ाया था सोसाइटी में कि सरकार उनकी ब्रांडिंग करे, पहली बात। कंपनियों से एग्रीमेंट, ताकि कंपनियां उन छोटे छोटे उद्योगों के लिए एक बाजार बन जाए, पहली बात। और तीसरी चीज क्या करे सरकार, कि इन कुटीर उद्योगों के उत्पादों के एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। और एक्सपोर्ट कैसे होगा, तो सरकार क्या करे, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग तो करे, उत्पादों की। तो ऐसे एक्सपोर्ट यूनिट्स को सरकार प्रमोट करे, जो उन कुटीर उद्योगों से उत्पादों की खरीद करे, उसकी पैकिंग करे, ब्रांडिंग सरकार करेगी, और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हो। अरे बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी जो गरीब देश हैं, जैसे सरकार सहायता देती है, तो ठीक है हम सहायता दे रहे हैं, और सरकार मुझे लगता है अरबों डॉलर की सहायता देती है, तो आप कैश क्यों दे रहे हो आप सहायता का रूप बदल दो, आप प्रोडक्ट के रूप में दो। अरबों डॉलर का जो देते हो ना, आप क्या करो, छोटे छोटे उद्योगों से उत्पाद को खरीदो, और उसकी सहायता उन देशों में करो आप। लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, एक रेगुलेटरी बॉडी हो जो लगातार उनकी जांच करे कि क्वालिटी मेंटेन है या फिर नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी खत्म होने वाली। हाँ हम्म, हम्म, देखो उसके साथ करप्शन है। आप क्या करो, आप एनजीओ को आगे कर दो, सारी बात। और समाज के उसी गांव के लोगों को आप आगे करो, और उनको बताओ पूरी बात। और दूसरी चीज, उनको प्रलोभन दो। यदि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, आप रिपोर्ट आप दो, यदि क्वालिटी खराब है तो आपको बदले में अवार्ड मिलेगा। तो वो क्या करेगा, अवार्ड के लिए ईमानदार बना रहेगा। फिर उसके बाद, लेकिन वो झूठा दावा हो सकता है, तो जिसके बारे में कंप्लेन आ रही है, अवार्ड देने से पहले उसकी क्या करो, अब जांच करो आप। हाँ, 7। हाँ 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 हाँ, नहीं दिखाएगा। हम्म, नहीं, आपकी बात, लेकिन काफी हद तक ग्रामीण स्तर पे बेरोजगारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर मैं कहना चाहता हूं,
आप देखते हो ना, ये छोटी छोटी चीजें जो बनती हैं, हम छोटे स्तर पर एसएचजी को प्रमोट करें, वे लोग इसका उत्पादन करें, और सरकार क्या करे, उनको छूट दे। जिस सरकार सब्सिडी देती है तो उनको सब्सिडी दे, 1 लाख का प्रोडक्ट है, हम आपको 20,000 रुपये देंगे, 80,000 आप पे करो आप। और एक बार वो उद्योग चल पड़े ना, और उनकी मार्केटिंग हो गई, तो इस सरकार को जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर मैं कह रहा, आपको जॉब देने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तो सरकार कितना जॉब देगी? हाँ। हम्म, बहुत है, बहुत अच्छे। नहीं, वो तो गलत है। नहीं, उन लोगों को विरोध करने दो, सरकार तो सही है। आप एसएचजी के उत्पादों को क्या अमेजन के प्लेटफॉर्म पे बेचा जाए, उनकी बिक्री क्या होगी, बढ़ेगी। फिर मैं, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उसकी ब्रांडिंग करे, और ब्रांडिंग के लिए अलग से बजट को क्या करे, आवंटित करे। पहली बात। दूसरी चीज, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपसे कि आपने देखा होगा मनरेगा को हम जॉब देते हैं, गड्ढा खोदो और भरो। क्या संभव है? कितनी बार गड्ढा खोदेंगे, जॉब तो है नहीं। मैंने क्लास में पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो मनरेगा के तहत जो वर्कर्स है ना, उनको कृषि कार्य में इन्वॉल्व कर दो। इन्वॉल्व करोगे तो किसानों की मजदूरी क्या होगी, बचेगी। और जब बचेगी तो उत्पादन लागत क्या हो जाएगा। और जब उत्पादन लागत कम हुआ तो न्यूनतम दर पर सरकार किसानों को अनाज खरीदे। अब एमएसपी को कम कर दो, क्योंकि जहां मनरेगा के मजदूर काम करेंगे, आपका न्यूनतम लागत कम हो गया। और जो लागत कम हुई, एमएसपी को कम देने की आवश्यकता होगी। पहली चीज। दूसरी चीज बात करें, आप कर क्या रहे हैं, याद हो अब हो क्या रहा है कि हम किसानों को क्या करें, ऊर्जा उत्पादक बना दें। मैंने क्लास में पढ़ा चुका, इकोनॉमिक्स क्लास में, कि वो सारे किसान अपने खेत के मेड़ों पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाए। वो उनको क्या करे, एक ग्रिड के थ्रू जोड़ दिया जाए, जो सरकार अभी लेके आ रही है। और ये मैं पढ़ाया था कोरोना से पहले, कि गवर्नमेंट को, जिसको कहते हैं एनर्जी की खेती करना, ये शुरू कर दिया जाए। लेकिन एनर्जी की जब खेती होगी ना, और जब उसको जोड़ा जाएगा, तो किसान को तो इनकम तो मिल रही है, उन युवाओं को क्या करो, उससे जोड़ दो आप, पैनल की देखरेख करना। आज जब उसकी बिक्री होगी, तो उसका आप 70% उस युवाओं को क्या करो, वेतन के रूप में दे दो। किसान का जा क्या रहा है, मेड़ पे तो सोलर प्लांट लग रहा है, और सोलर प्लांट से छाया होती नहीं है, उससे छाया नहीं होती है, केवल मेड़ पे लग रहा है सोलर प्लांट। बीच में खेती करेगा, बदले में किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो जाएगी। सारी बातें। और भारत एनर्जी में क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैसे पहले क्या था, सरकार ने कहा था कि भाई हम पेड़ लगाएंगे, रूल बनाया था सरकार ने। तो सरकार ने किसानों से क्या, कि काम करो आप, मेड़ पर पेड़ लगा दो, 20 साल बाद पेड़ उसको बेचो, एक अच्छी खासी इनकम होगी। वो तो हो नहीं पा रहा है। तात्कालिक लाभ कौन देगा, क्योंकि किसान 20 साल तक इंतजार करेगा नहीं, तो सोलर प्लांट तत्काल क्या करेगा वो। फिर मैं कहना चाहता हूं, गांव में इतनी जमीन है कि हम क्या करें, सोलर प्लांट लगाएं। लेकिन सरकार को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देनी होगी, तो देश आत्मनिर्भर भी होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, गरीबी जो आप कहते हो इनकम को दूना करना, प्लस गांव में ग्रामीण स्तर पर रोजगार भी क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं एक बात करना चाहता हूं, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, आप सैलरी क्यों देते हो 50,000, मत दो आप सैलरी को आधा कर दो। आप 50,000 सैलरी देते, 1 लाख लोगों को जॉब देते हो, शिक्षकों की भर्ती हो नहीं पा रही है, आप जॉब को तिगुना कर दो, आप 3 लाख लोगों को जॉब दो, सैलरी को 20,000 कर दो। बातें समझ में आ गई। लोग विरोध करेंगे। हम्म हम्म नहीं नहीं, नो नो नो, सरकार एक रूल बना दे, कम सैलरी के 20,000 देंगे, हम जॉब ज्यादा से ज्यादा। एक चीज, जब रूल बनेगा तो लोग विरोध, नहीं नहीं नहीं, एडहॉक पर। ये दलों की क्या है ना, चुनावी लाभ, उनको परमानेंट करते हैं, तो बोझ बढ़ जाता है, फिर अगले 10 साल तक नई भर्तियों पर रोक लग जाती है, इतना बजट है ही नहीं। तो सरकार ये रूल बनाए। फिर मैं कहना चाहता, लोग ये कहेंगे कि बढ़ते हुए महंगाई भत्ते के अनुरूप ये अपर्याप्त है, तो सरकार क्या कहेगी,
ठीक है, आपको ऑफिस में कब जाना है? 10 से 4, 10 से 4 जाना है ऑफिस में। आप बदले में स्वरोजगार को प्रमोट करो अतिरिक्त इनकम के लिए। और रही बात अतिरिक्त इनकम के लिए, तो पैसा चाहिए तो बैंक फाइनेंस करेगा। बातें समझ में आ रही? तो आप ये कर सकते हो आप। तो सरकार की ये पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। पर दुर्भाग्य क्या है, इस पर कोई भी कठोर निर्णय नहीं लेता कि कोई डरे कि चुनाव हार ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल में एक पॉलिसी, उसने कहा, बीजेपी की सरकार थी, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। उसने कहा स्ट्राइक पर चले गए सारे शिक्षक। वहां के सीएम ने कहा हम सैलरी नहीं देंगे आपको, नो वर्क नो सैलरी, आप स्ट्राइक करो। लोगों ने कहा बीजेपी हार जाएगी, कहा हरा देना मुझे। सीएम ने कहा मुझे हरा देना, पर मैं सिस्टम को बदल कर रखूंगा। लोगों ने, बीजेपी हार गई और सिस्टम चेंज हो गया। फिर दोबारा वह स्ट्राइक, और उसने सैलरी दी ही नहीं। 2 महीने बाद सारे शिक्षक वापस आ गए। दूसरी बात, आंध्रा की बात करूं, चंद्रबाबू नायडू, जितने भी बस के ड्राइवर कंडक्टर स्ट्राइक कर दिए, सरकार वार्ता करती रही, वो करने में सैलरी दूना करो। सरकार ने कहा संभव ही नहीं है अभी, आप समझो, आप इतना बजट नहीं है। वो स्ट्राइक पर आ गए। उसने वार्निंग दिया, लोग नहीं आए, कहा सरकार झुकेगी। सरकार अगले 10 दिन के अंदर नई वैकेंसी निकाल दी, और वैकेंसी निकाल के 15 दिन की तो भर्तियां भी कर दिया, कई हजार भर्ती हो गई। अब वो सारे वर्कर्स वापस लौट आए, और उसने कहा नायडू ने हरा देना मुझे, अब मुझे हरा देना। अरे बातें बहुत अच्छी। नहीं नहीं, वो भी कई बार उसने कठोर निर्णय लिया इकोनॉमी के विकास के लिए। जानते, जब नई भर्तियां शुरू हुई ना, तो लोग लौट आए। सरकार ने कहा आपको वापस लेंगे ही नहीं। सब लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा आप विचार करो। नायडू ने कहा हम विचार करेंगे, पर इनके 6 महीने की सैलरी नई भर्ती, आप देखो जो नई भर्तियां हुई, 30,000 रुपये सैलरी, 6 महीने का 1,80,000 गया। आप 6 महीने बेगारी पे काम करो। लोगों ने बेगारी पे काम किया 6 महीना, 1,80,000 किसके पास गया? नए युवाओं के पास। अब सरकार ने कहा तुम स्वरोजगार की बात, वो सब अपना छोटा छोटा व्यवसाय खोल लिए। उनको भी जॉब, ये भी जॉब। उसके बाद आज मुझे लगता है कि 17-18 साल हो गया, ठीक है, स्ट्राइक नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन हरियाणा में खत्म हो गया एकदम। और जिद किसकी थी? सुजुकी कंपनी की जिद थी। अब इससे देख लो ध्यान से इस बात को। सारी बातें, अपराधियों के चुनाव, मैंने क्या कहा, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आवश्यक है कि चुनाव अभियान के बीच सांप्रदायिक या जाति भेदभाव फैलाने पर सजाजनक प्रावधान हो, अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, तथा ऐसे अपराधियों को टिकट देने वाले दलों पर प्रतिबंध का प्रावधान हो। तीसरी चीज, निर्वाचन संबंधी विवादों का शीघ्र निपटान। निर्वाचन संबंधी विवादों का आप शीघ्र निपटान की बात करो, तथा इसके लिए विशेष अदालतों का गठन। विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। अगली चीज, चले नंबर 4, हो गया। नंबर डी, राजनीतिक पद पर बैठा व्यक्ति बैठा व्यक्ति प्रत्येक वर्ष अपनी आय, देनदारी, संपत्ति का विवरण दे। देनदारी एवं संपत्ति का विवरण दे।
कहा यह जाए, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक विशेष समिति के सुझाव पर हो। और उस समिति में पीएम, लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता तथा दोनों सदनों के लोकसभा के सभापति तथा राज्यसभा के उपसभापति सदस्य हूं। सारी बात है। नियुक्त निर्वाचन आयुक्त सदन में विश्वास भी प्राप्त करे। सदन में विश्वास प्राप्त करे, इसका मतलब क्या चीज है? जिस समिति के सुझाव, समिति में ये लोग होंगे, पीएम होगा, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा का सभापति होगा, राज्यसभा को उपसभापति होंगे, और जो निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित होगा वो सदन में उपस्थित होकर विश्वास हासिल करे। यदि बहुमत उसे सपोर्ट करता है तो उसे कैरी किया जाए, अन्यथा उसे हटा दिया जाए। बातें समझ में आ गई? एक सबसे बड़ी चीज अंत में ही देखा जाए, जिन उम्मीदवारों को 25% से कम वोट मिले उनकी जमानत जब्त कर ली जाए। तो मिले उनकी जमानत जब्त कर ली जाए। तथा चुनाव जीतने के लिए 50% वोटों की अनिवार्यता घोषित की जाए। पचास प्रतिशत वोटों की अनिवार्यता वोटों की अनिवार्यता घोषित की जाए। ये बातें समझ में आ गई? ये राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा। इससे गंभीर लोग चुनाव में खड़े होंगे। निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष होगा क्योंकि सदन का विश्वास प्राप्त करना होगा उससे। ये सारी बातें करने के बाद हमेशा हाँ? बिल्कुल, क्योंकि आपका सुझाव पूछ रहा है ना, आपको क्या क्या करना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद अंत में किसकी बात करेंगे हम लोग? निष्कर्ष की बात। अतः चुनाव सुधार के लिए प्रशासनिक, विधायिक एवं न्यायिक स्तर पर
ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है। बस ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है। ये कहने के बाद आंसर को हम क्लोज कर देंगे। मान लिया आज आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, सुझाव की ओर पूछा ना, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो 6-7 पॉइंट का उल्लेख किया। आप क्या करोगे, उल्लेख कर दोगे आप, यदि प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा तो। बिल्कुल। हम्म हम्म, फूलपुर में, हाँ। हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। आपके नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। हम्म हम्म देखो, दो बातें होती हैं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। मेरा जो कहना ये है ना, वो एक फैक्टर हो सकता है, वो एक फैक्टर हो सकता है। कई बार क्या लगता है इलेक्शन काम के बाद, कि दो, हमेशा कुछ लोग लगता है कि इस व्यवस्था में मेरा आर्थिक और राजनीतिक हित ज्यादा सदते हैं, तो उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनके वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। यदि कोई दूसरा चुनौती देता है तो, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि चुनौती बहुत ज्यादा मिली बीजेपी के थ्रू। तो अब उनके जो वोटर हैं, जहां यह सुनिश्चित होता हार जीत सुनिश्चित है, तो उनके जो वोटर है ना, उन्हें लगा कि बीजेपी मजबूत हुई तो मेरी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में मेरा आर्थिक हिस्सा है, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, तो वे लोग, उनके वोटर आगे बढ़ गए। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज क्या होता है, हमेशा ये आप इस रूप में कह सकते हो, दूसरा इशू ये होता है कि जब धर्म का मुद्दा उठता है ना, आज धर्म का मुद्दा आज जब क्लैश होता है, तो बिल्कुल वोटर क्या होते हैं, एक समुदाय के वोटर जो अल्पसंख्यक होते हैं, उन्हें लगता है कि ये व्यवस्था या ये व्यवस्था, और जिससे डर होता है ना, उसे हराने के लिए उस समुदाय के वोटर बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसे हम सामाजिक द्वंद्व कह सकते हैं। पर हम जानते हो क्या होगा, हम सामाजिक द्वंद्व शब्द का प्रयोग करना मेरे अनुसार उचित नहीं है। वो क्लैश हम कह सकते हैं, हितों के लेकर क्लैश, हिंदू हित, मुस्लिम हित। तो उनको लगता मुस्लिम हित, संघर्ष नहीं, दंगा अलग है, सामाजिक द्वंद्व में संघर्ष होगा। हितों को लेकर संघर्ष हम कह सकते हैं, द्वंद्व अलग है। समाज में आ रही बातें, हितों को लेकर संघर्ष अलग है। अब ध्यान दो इस बात को। तो मुस्लिम समुदाय को लगता है कि मेरे हितों का की समृद्धि या विकास इस व्यवस्था में संभव है, तो वे बड़े पैमाने पर क्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ। आपकी बात देखो, वो हमेशा होता रहा है। छोटे क्या यूपी में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे होते हैं, पर वोटिंग क्या होती है, कम होती है। बात आर्थिक हितों की है। तीसरा देखो उनको होता क्या है, जब विचारधारा को लेकर बड़े पैमाने पर संघर्ष होता है ना, और एक आइडियोलॉजी को जब बहुत बड़ी चुनौती पैदा होने लगती है, क्लियर, तो उस आइडियोलॉजी के लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। या एक दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों को लगता है कि मेरी विचारधारा इस व्यवस्था में स्थापित होनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट के रूप में मतदान में भाग लेते हैं। इस बार देखिएगा मुद्दा क्या चीज है, विपक्ष करिए संविधान में संशोधन होगा, बीजेपी कह रही आपकी बात 400 पार, पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरी इंडिया में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी। क्लियर। चौथी चीज, अब देखा लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये पहले वोटिंग प्रतिशत कम था, अब लगातार बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि मजदूर वर्ग चुनाव के प्रति उदासीन था, तो उसकी पहली आवश्यकता क्या थी, रोटी। अब हो क्या रहा है,
अब उनकी गरीबी कम हो रही है। सारी बातें, उनकी आजीविका सुनिश्चित हो रही है। अब वे लोग मतदान के दिन वो भाग ले रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अंत में देखा यह जाए कि जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वे सभी संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इस वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। उन्हें बात करना चाहता हूं, लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड सोसाइटी है ना, वो वोटिंग प्रतिशत कम होता है। रीजन क्या चीज है? हमेशा रीजन ये है कि आर्थिक रूप से इतना मजबूत है वो कि व्यवस्था जैसे भी हो उसके हितों पर चोट पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? रेगुलेट करने में सक्षम है। बातें समझ में आ रही? वो नहीं करेगा, पहली बात। नंबर 2 की बात है, सरकार किसी की भी बने, फंडिंग वो कर रहा है। सारी बातें, तो उसके हित सबसे पहले पूरे होंगे, तो उसका चुनाव में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार किसी की बने, फंडिंग उसी से होगी, तो सरकार उसकी बातें अवश्य सुनेगी। क्लियर? अब वो क्या करता है? ज्यादा वोट देने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और तीसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको लगता है पूरा चुनाव तो जाति धर्म के आधार पर हो रहा है। यदि मैं किसी को वोट दूंगा, इनडायरेक्ट उस जाति या धर्म के मुद्दे को सपोर्ट करूंगा। मैं तो बौद्धिक और न्यूट्रल हूं, तो मुझे किस जात और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। किसी को वोट देगा, इनडायरेक्ट या तो जात को सपोर्ट करेगा या तो इनडायरेक्ट क्या करेगा? धर्म को सपोर्ट करेगा। तो उसको लगता है अपने व्यक्तित्व को कलंकित क्यों करूं, मैं वोट देने जाता ही नहीं हूं। बातें समझ में आ गई? और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो लगता है कि यार चुनाव अच्छा अवसर है एंजॉय करने का। अब नहीं। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, 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 हम्म, अच्छा, हम्म, कम गिनी गई। हाँ, अच्छा, हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, 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 अच्छा। पर मुझे लगता है इस बार बीबीपीटी की भी काउंटिंग होगी, मुझे जो लग रहा है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया, ठीक है, लेकिन जब उस पर्चे की काउंटिंग को फिर मैच किया जाए, और होना भी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो ये। हाँ, 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 हाँ। देख होता क्या है ना, मैं बताऊं से कि मैं जैसे ईवीएम पे इसलिए दोष नहीं दे सकता, वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। यदि ऐसा होता तो फिर वहां जीत जाती। साउथ इंडिया में संघर्ष कर रही है, ऐसा भी तो वहां भी जीत जाती। नहीं नहीं, वो अलग इशू है, मैं ये नहीं कहता, आपकी बात का कहना बिल्कुल सही है। हैकर्स हैक कर सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन ईवीएम को लेकर के दिल्ली में जितनी तरह बुरी तरह से बीजेपी पराजित हुई है, 2 सीट मिली है, ये बीजेपी का बहुत बड़ा अपमान है ये। 2 सीट 70 में, 3 सीट पर, क्या बीजेपी के भी एक अपमान कभी भी सहने के लिए तैयार रहेगी? नहीं होगी। आ रही बातें? हाँ, कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं बताऊं, कर्नाटक में पूरी नाक की लड़ाई थी, जीत किसकी हुई? और कांग्रेस को बीजेपी से कई गुना ज्यादा सीट मिली। क्या बीजेपी वहां नहीं बचा सकती थी? सरकार उसी की थी। ये जो आरोप होता है ना, सिंपल चीजें जब होता है क्या है कि हम बाहर हो जाते हैं तो आरोप लगाते हैं, पेपर बहुत टफ था, तमाम चीजें जब हो जाता है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे यहाँ तमाम लोग कहा ये गलत है गलत है, हमने कहा उसके कुछ साइलेंट वोटर भी है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं एग्जाम्पल हूं। अपने एरिया में हम लोग एक समय में पूरा गांव में मीटिंग ओपन नहीं करना है। जैसे हमारे पूरा वोट क्या होता था, मान लो पूरा एरिया वोट जाता था बीजेपी को। लेकिन उस बार क्या हुआ, लैंड ऑर्डर भी सपा जीती, लैंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, इतना ज्यादा खराब हो गया कि सारे पूरा का पूरा वोट बसपा को जा रहा है। हमारे घर में सारे लोगों ने बसपा को वोट दिया और अगले कई साल तक कि कानून लैंड ऑर्डर मेंटेन होगा। और जानते हो जब बसपा जीती, मेजोरिटी से जीती, और हर जगह एरिया में बीजेपी। और जानते हो क्यों जीती? क्योंकि सभी लोग एकदम, क्योंकि यदि ओपन करते ना तो हर गांव में सपा कोटर है, वे गालियां देने लगते थे। मेरे यहां भी क्या हो रहा है, सपा कोटर एकदम भद्दी भद्दी गालियां देना लोगों को। जब जीत बसपा की हुई तो हफ्तों तक क्या हुआ, हर गांव में आतंक का माहौल। अब स्थिति क्या स्थिति है कि लोग एकदम हथियार लेकर निकल गए, भाई मैंने बसपा को वोट दिया है, खत्म कहानी, क्या कर लोगे आप। तो एक डर का माहौल था। पर उस समय क्या, जब बसपा जीती चुनाव ना, तो लैंड ऑर्डर ने मेंटेन कर दिया। तो बसपा को सपोर्ट इसलिए कि कानून व्यवस्था, और लोगों को आश्चर्य ये कैसे हो रहा है पूरा, जबकि ऐसा नहीं, उसके पहले बसपा बिल्कुल नहीं कि लैंड ऑर्डर को लेकर के एक मुफ्त काम था, सपा को हराना है। अब साइलेंट वोटर थे बसपा के, साइलेंट वोटर थे बसपा के। आप योगी ने क्या लैंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया, तो योगी को क्या करना है, सपोर्ट कर रहे हैं। हर पार्टी के लिए योगी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लैंड ऑर्डर। तो कई बार क्या होते हैं, इसके साइलेंट वोटर होते हैं। आप गांव में जाके देखो, एक छोटा एग्जांपल हूं, जो सपा के वोटर थे ना, सब का मूड किधर बन चुका है, बीजेपी की तरफ, पूरा का पूरा एकदम बीजेपी की तरफ। क्यों बन चुका है? एक तो अभी मैं पढ़ रहा था आजकल यो तौलीन सिंह का, उन्होंने कहा कि वो जब गई ऐसे एरिया में, मतलब 5 साल पहले तो लोग बीजेपी को गालियां देते थे, आज जब गई है वो, उन्होंने कहा मैंने कई गांवों का दौरा किया बीजेपी। उसने कहा कि जब मैं उस एरिया में गया, जो भाजपा कोटर नहीं थे, सब बसपा कोटर थे, आज सारे लोग बीजेपी कोटर बन चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा नहीं था, मैं तो सोच लिया कि बीजेपी 300 क्रॉस कर जाएगी। उस रिपोर्ट आई भी है, क्योंकि लैंड ऑर्डर को लेकर के उनका कहना है, लैंड ऑर्डर को लेकर के। दूसरी बात, मुस्लिम जो बस्तियां हैं, उनकी रिपोर्ट ये, मुसलमान कभी वोट नहीं, तो उन्होंने क्या बीजेपी को वोट देंगे, तो मौन हो गए। तो उन्होंने कहा क्या बीजेपी का आपको लाभ मिला, तो उन्होंने कहा हाँ, घर भी मिला, सिलेंडर भी मिला, बीजेपी का मुझे लाभ मिला है, योजनाओं का मुझे लाभ मिला है। और उसमें से कुछ लोग मौन सहमत दे रहे हैं बीजेपी को, वो साइलेंट वोटर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे। रामपुर बीजेपी की जीत, सारी मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां आंजनेय सुना होगा, आंजनेय सिंह, वो मेरे गांव का लड़का है, मेरा कजिन लगता है, मेरे गांव का लड़का मेरा कजिन लगता है। हाँ हाँ, चूंकि कभी नहीं आजम खान का पूरा करियर खत्म कर दिया। आजम खान का, मैं जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे घर के मेरे बड़े भाई सब अक्सर से बात करते हैं, वो आता भी है गांव में, भैया भैया आके, ये कल्चर है भाई, आता सबका पैर छूना होना, सारी चीज। अब एक चीज सोचो जरा, उसने खुद का स्थिति ये इस तरह की, सब के सब पूरा माहौल ही मुस्लिम महिलाएं सब बीजेपी वोटर है। और लोगों को लगता है कि ईवीएम के साथ क्या हुआ, छेड़छाड़ हुआ। हाँ, अब ये जानते हो, हाँ एक चीज बस हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ये भी कहा, जहां 500-600 ऑटो का अंतर होता है ना, वहां धांधली हो जाती है। ये भी सच है। हाँ, बस बैठ जाओ, मैंने आधा घंटा बचने, जहां 500-600 ऑटो का अंतर हो तो वहां धांधली होती है, और ये हर पार्टी में होता है। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, उनको डर है कि हैकर्स, विरोध हुआ। हाँ, मैं जानता हूं। हाँ हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनका आजम खान का पूरा पॉलिटिकल करियर तो खत्म कर दिया उसने, सारी बातें। अब जबकि जबकि उसकी स्थिति क्या थी, वो बीएड के एग्जाम दे रहा था, आईएएस हो थोड़े रहा था, बीएड के एग्जाम दे रहा था, वो एलएलबी कर रहा था,
यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर कोई भरोसा मैं कहीं नौकरी पा जाऊँ, टीचर की नौकरी बन जाऊँ प्राइमरी स्कूल में। अरे अब ये सारी उसकी रैंक लगी थी, हिंदी मीडियम का टॉपर रहा, 29 रैंक लगी थी उसके साल। नहीं, मैं बताऊं, कैडेट था सिक्किम, लेकिन शादी हुई सेक्रेटरी था उसकी लड़की से, सेक्रेटरी का नाम नहीं याद है मुझे। तो उसने क्या किया, वो सपा का बहुत खासम खास व्यक्ति, अखिलेश यादव सीएम थे, और इतना अच्छा लिंक उस व्यक्ति का, और मुलायम सिंह के पॉलिटिकल कैरियर को बढ़ाने में उस सेक्रेटरी की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब मुलायम सिंह ने कहा भी था उस व्यक्ति से कि तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो उसने कहा कि मेरे दामाद को वहां से बुला लीजिए, मुलायम सिंह ने बुला लिया, उन्हीं को बर्बाद किया, उन्हीं को बर्बाद कर दिया। इसलिए जानते हो, लेकिन उनके ससुर आज भी, मतलब इतने भक्त, मुलायम सिंह के भक्त मत कहो, उनके जीवन को बचाने में, पॉलिटिकल कैरियर को बचाने में इस ससुर की भूमिका है। वरना ये कितने केस में जेल चले गए, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया होता, उसने बचाया है, और उसका एहसान मुलायम सिंह ने चुकाया है भी। और इस तरह लिंक अखिलेश यादव के घर जो भी होता ना, जब तक मुलायम सिंह जीवित थे, ऐसे होता जिस लगता घर का व्यक्ति है वो, क्या करना है कैसे। हाँ, ऊपर टॉप लेवल पर पहुंचा उसका ससुर। और जब उसकी शादी हो रही थी, पूरा सपा की सरकार थी, पूरा सरकार के सारे मंत्री लगे हुए थे शादी को मैनेज करने में। एक संबंध बुलाया तो मुलायम से अखिलेश, खैर वो अलग इशू है, छोड़ो, हम लोग को बात करते हैं। ये बातें समझ में आ गई, हो जाएगा। बस हम लोग को क्या करना है ना, सिस्टम में प्रवेश कर जाना है, अब बेहतर काम करना है। हाँ,